हेलो नन्हे मुन्नों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने पढ़ा क्लास 6 साइंस का चैप्टर 3, जिसका नाम क्या है? उचित आहार स्वस्थ शरीर का आधार। इसका एक पार्ट हमने अपने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट किया है। मतलब ये कुछ जो पार्ट रह गया था उसको हम इस पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो उस पार्ट में देखिए, प्रीवियस पार्ट में अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले जाकर उस वीडियो को जरूर देखें, जिससे आपको ये नेक्स्ट पार्ट जो बन रहा है ये आपको अच्छे से समझ में आए। तो देखिए क्या है, उसमें हमने क्या देखा? उसमें हमने ये देखा कि पोषक तत्व क्या होते हैं, पोषक तत्वों से कौन कौन से ये क्यों हमारे शरीर के लिए जरूरी होते हैं। तो इन सब बातों के बारे में हमने वहां चर्चा की थी। विभिन्न खाद्य पदार्थों में कौन से पोषक तत्व होते हैं? पोषक तत्व का मतलब आई होप अब आप समझ रहे होंगे। पोषक तत्व का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ठीक है, या विटामिन, जल, खनिज, लवण। अब क्या होता है, जो हम भोजन कर रहे हैं उसमें कौन सा पोषक तत्व उपस्थित है, इसकी जांच हम कैसे करेंगे, इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो मंड या स्टार्च के लिए परीक्षण। अब ये मंड क्या होता है? देखिए, मंड होता है कार्बोहाइड्रेट का ही एक प्रकार। अगर इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे भोजन में मंड या स्टार्च उपस्थित है, कार्बोहाइड्रेट है ना, ट्रेड ऐसे आएगा, है ना। अगर हमारे भोजन में क्या है, मंड या स्टार्च उपस्थित है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे शरीर में उस पोषक तत्व में क्या उपस्थित है? कार्बोहाइड्रेट भी उपस्थित है। तो हम इसकी जांच करने के लिए क्या करेंगे? आलू का एक टुकड़ा लेते हैं और उस आलू के टुकड़े में हम क्या डालते हैं? तनु आयोडीन विलयन की 2-3 बूंदे डालते हैं, ठीक है। और बूंदे डालने से क्या होगा? अगर यदि आलू का रंग कैसा हो जाता है, काला हो जाता है या फिर नीला हो जाता है, तो ये इस बात की पुष्टि करता है कि उस पोषक तत्व में क्या है, कि आलू में मंड उपस्थित है, मतलब आलू में कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि पोषक तत्वों में हम किसी खाद्य पदार्थ की उपस्थिति की जांच कैसे कर सकते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोटीन के लिए परीक्षण। प्रोटीन के लिए जो खाद्य पदार्थ हमारे पास है, जिस भी खाद्य पदार्थ में हम ये देखना चाहते हैं कि उसमें प्रोटीन उपस्थित है या नहीं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, ये प्रोटीन टेस्ट हो रहा है लेबोरेटरी में। ये इसको हमें अकेले बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। अगर आप स्कूल में कर रहे हैं तो अपने टीचर के साथ करेंगे, और घर में कर रहे हैं तो अपने पेरेंट्स के साथ करेंगे। तो इसमें देखिए क्या करते हैं हम, इसमें इसमें हम कास्टिक सोडा की 10 बूंदे और क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट की 2 बूंदे। कॉपर सल्फेट की कितनी बूंदे? 2 बूंदे। और कास्टिक सोडा की कितनी? 10 बूंदे लेकर इस पदार्थ में डालते हैं। और अगर इसका रंग कैसा हो जाता है, इसका रंग है, जो इसका रंग अगर हमें चेंज दिखता है, बैंगनी हो जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि इस पोषक तत्व में क्या है, इस जो भोज्य पदार्थ में प्रोटीन पोषक तत्व उपस्थित है। ये हमने क्या लिया है? ये हमने मछली का टुकड़ा लिया है। तो मछली के टुकड़े में तो हमने पढ़ा ही था कि प्रोटीन होता है, और इसकी हमने लेबोरेटरी में जांच करके भी क्या कर ली? पुष्टि कर ली। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि वसा का परीक्षण कैसे कर। देखिए, वसा का परीक्षण सबसे आसान है। वसा के परीक्षण के लिए हमें क्या करना है? वसा का परीक्षण मतलब क्या है कि उस भोज्य पदार्थ में तेल या घी की उपस्थिति की जांच करना। तो हम क्या करेंगे कि ऐसा कोई भी भोज्य पदार्थ, उसको हम क्या करेंगे, कागज पर लपेट देते हैं। और कागज पर लपेटने के बाद यदि क्या होता है, उसमें यदि कुछ धब्बा जैसा आ जाता है, जैसे तेल और घी के धब्बे लग जाते हैं ना, तो उसी प्रकार अगर कोई निशान आ जाता है, तो ये किस बात की पुष्टि करता है कि उस भोज्य पदार्थ में वसा उपस्थित है। कभी कभी क्या होता है, भोज्य पदार्थ में जल भी उपस्थित होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? अगर हमने जब कागज में उस भोज्य पदार्थ को रैप कर दिया है, मतलब लपेट दिया है, तो उसे थोड़ी देर सुखा लेना चाहिए, जिससे क्या हो, जो जल की मात्रा है वो गायब हो जाए, और हमें ये स्पष्ट समझ में आए कि उस भोज्य पदार्थ में वसा उपस्थित है या नहीं। अगर हमने कोई भी भोज्य पदार्थ रखा, अगर धब्बा नहीं आता है, तेल या घी के धब्बे नहीं लगते, तो इसका मतलब क्या है कि उस भोज्य पदार्थ में वसा उपस्थित नहीं है। ये इस बात की पुष्टि करता है। तो आई होप आपको ये तीनों एक्सपेरिमेंट अच्छे से समझ में आए होंगे कि हमें कैसे भोज्य पदार्थों में पोषक तत्वों की उपस्थिति की जांच हम कर सकते हैं। अब देखिए, अब हम देखते हैं क्या कि आहार क्या होता है। आहार मतलब होता है कि पूरे दिन भर में हमने जो भी खाया उसे हम क्या कहेंगे? आहार कहेंगे। सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ भी खाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है आहार। अब देखिए, जो ये आहार है, अब हम देखते हैं कि संतुलित आहार क्या होता है। आहार तो जरूरी है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? हमारे जो आहार है उसका संतुलित आहार होना। संतुलित आहार का मतलब ये होता है कि हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे शरीर में, हमारे भोज्य पदार्थ में, हमारे आहार में
ठीक है, हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिसकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। कोई भी पोषक तत्व ना ही आवश्यकता से अधिक हो और ना ही आवश्यकता से कम हो। तो ऐसे भोजन को जिसमें सभी पोषक तत्व कैसे उपस्थित है, एकदम पर्याप्त मात्रा में उपस्थित है, तो ऐसे भोजन को हम कहते हैं संतुलित आहार। और संतुलित आहार जब हम खाते हैं तो संतुलित आहार, हमने चैप्टर का नाम ही पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि उचित आहार स्वस्थ जीवन का आधार। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये हमें पूर्णतः स्वस्थ रखता है। इसमें कुछ मात्रा में क्या है, रुक्षांश और जल की भी होनी चाहिए, क्योंकि हमने ये भी देखा था कि ये भी जो है ये भी हमारे शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व हैं। तो संतुलित आहार क्या होता है, संतुलित आहार मतलब ऐसा आहार जिसमें पोषक तत्व ना ही आवश्यकता से कम हो और ना ही आवश्यकता से अधिक हो, एक बैलेंस डाइट में हो। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, क्या है, मिलेट। मिलेट या मोटा अनाज। मोटे अनाज को क्या कहा जाता है, देखिए पोषक अनाज भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है, मिलेट्स का। मिलेट्स का दूसरा नाम है पोषक अनाज। अब देखिए क्या होता है ये, जैसे देखिए ये क्या है, ये एक प्रकार का मोटा अनाज है ना। ये क्या है, ये भारत की क्या है, देशज फसलें हैं। देशज फसलें मतलब जो देश के अंदर ही उगाई जाती हैं। तो ये हम कहीं बाहर से आयात नहीं करते। आयात मतलब किसी दूसरे देश से सामान को बुलवाना, ठीक है। तो हम इन्हें आयात नहीं करते, इन्हें ये कहाँ मिल जाती है, हमें हमारे देश के अंदर ही उगाई जाती हैं। अब ये क्या होती हैं, ये अत्यधिक पौष्टिक अनाज होते हैं। अब हम तो क्या पढ़ रहे हैं, हम तो पौष्टिक पौष्टिक चीजों के बारे में ही पढ़ रहे हैं, तो इनके बारे में पढ़ना तो बहुत जरूरी हो जाता है। तो ये क्या है, अत्यधिक पौष्टिक अनाज है ये। और ये क्या होते हैं, ये कुछ छोटे आकार के, ये यहाँ कुछ नहीं है, क्या है, यहाँ कुछ छोटे आकार के क्या होते हैं, ये अनाज होते हैं। तो मोटे अनाज में देखिए हम क्या क्या रख सकते हैं, मक्का रख सकते हैं, बाजरा रख सकते हैं, ज्वार रख सकते हैं। ये सभी क्या है, मोटे अनाज है और क्या है, पोषक तत्वों का खजाना है ये। इनको सर्दियों के समय में क्या किया जाता है, सर्दियों के समय में जैसे हम मक्के की रोटी खाते हैं, ज्वार की रोटी खाते हैं, तो सर्दियों के समय में इन्हें बिल्कुल खाया ही जाता है। खाने में भी अच्छी लगती है और हमारे शरीर को विभिन्न पोषक तत्व भी प्रोवाइड करती है ये मिलेट्स या मोटा अनाज जो हमने अभी एग्जाम्पल देखा था, क्या क्या हो सकता है, देखिए इसमें ज्वार हो सकता है, बाजरा, रागी या सांवा। जो हमने पीछे इमेज देखी थी वो किसकी इमेज थी, सांवा की। ये भी एक प्रकार का क्या है, मोटा अनाज ही होता है। अब देखिए क्या होता है, अलग अलग जलवायु परिस्थिति में इन्हें आसानी से उगाया जा सकता है। इनको उगाने में कोई बहुत ज्यादा, जैसे चावल को देखिए, चावल को जब उगाया जाता है ना तो उसको उगाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। लेकिन ये क्या है, जो मोटे अनाज है इनको बहुत आसानी से उगाया जा सकता है, जहाँ बहुत ज्यादा मेहनत नहीं लगती। एक बार आपने लगा दिया और कुछ मात्रा में पानी दे दिया आपने, तो ये अपने आप ही हो जाते हैं। इनको कोई मेहनत का काम नहीं है इनको लगाना। ये क्या है, अपनी अनगिनत स्वास्थ्य लाभों के कारण ये क्या हो रहे हैं, देखिए क्या होता, पहले तो लोग इनको खाते थे। ये पुराने समय की बात हो गई कि पहले लोग इनको नियमित रूप से खाते थे। लेकिन वर्तमान में क्या हो रहा, क्या होता है कि वर्तमान में लोग जो बोलना चाहिए कि व्यस्तता के कारण, अपने जीवन में जितने व्यस्त होते जा रहे हैं उसके कारण इन चीजों के उपभोग में कमी करते जा रहे हैं। लेकिन अब वर्तमान में क्या हो रहा है, लोग स्वास्थ्य को लेके भी काफी जागरूक हो रहे हैं। व्यस्त तो हैं लेकिन चाहते हैं कि स्वस्थ भी रहे। तो स्वस्थ रहने के लिए वो फिर से इसी इन्हीं भोज्य पदार्थों की ओर मूव कर रहे हैं, इन्हीं भोज्य पदार्थों को खा रहे हैं। अब ये देखिए क्या होता है, ये विटामिन का, आयरन का और कैल्शियम का भरपूर स्रोत है और आहारी रेशे भी इनसे पर्याप्त मात्रा में हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो इतने सारे जब हमें इनमें भोज्य पदार्थ मिल रहे हैं, आसानी से उपलब्ध हो रहे हैं, तो हम इन्हें क्यों ना खाएं, इन्हें हमें जरूर अपने भोजन में शामिल करना चाहिए। अब हम देखते हैं कि जो भोजन हमारी थाली में आता है, जो रोटी हमारी गरम गरम रोटियां हमारे थाली में आती हैं, वो आखिर तैयार कैसे होती हैं। तो उसके बारे में हम देखते हैं कि खाद्य मील, खेत से हमारी थाली तक। तो देखिए सबसे पहले ये क्या है, एक चक्र, फसल चक्र दिखाया गया है इसमें, कि क्या बताया गया है कि किसान द्वारा क्या किया जा रहा है, गेहूं के बीज डाले जा रहे हैं। अब क्या करेगा, किसान ने गेहूं के बीज डाल दिए और उसके बाद वो क्या करेगा, इसमें बहुत सारे काम होते हैं, जैसे बीजों को बोना, फिर उसमें पानी देना, फसलों को ध्यान रखना कि कोई जानवर तो नहीं खा रहा है। तो उसमें क्या होता है कि फसलों को अच्छे से फसल तैयार हो जाती। जब फसल तैयार हो जाती तो फसल तैयार होने के बाद क्या किया जाता है, अनाज की मड़ाई और ओसाई। मड़ाई और ओसाई मतलब क्या होगा, देखिए अनाज को क्या करना, साफ करना और उसको
मतलब बेचने, अनाज का क्या करना, उसको भंडारण के लिए तैयार करना। भंडारण मतलब क्या होता है, बड़े बड़े भंडार गृह बनाए जाते हैं जिसमें बोरियों में क्या किया जाता है, अनाज को संग्रह किया जाता है और उसके बाद ये क्या किया जाता है, सेल कर दिया जाता है। जब ये बेच दिया जाता है तो फिर हम क्या करते हैं, अब हम गेहूं तो खाते नहीं है, गेहूं के बाद हम क्या करते हैं, अनाज को पीसना या फिर उनके क्या कर दिए जाते हैं, पैकेट बना लिए जाते हैं। अगर हम गेहूं लेके आते हैं घर में पिसवाते हैं तो उसके हम क्या करते हैं, आटा मिल जाता है। या फिर अगर हम दुकान से पैकेट वाला गेहूं लाते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, पैकेट खुदरा दुकान तक परिवहन यहाँ तक पहुंचाया जाता है और उसके बाद ये भोजन हमारे घर में आता है। घर में आने के बाद भी इसे पकाया जाता है, उसके बाद ये हमारी थाली में रोटी के रूप में आता है। तो इसीलिए उतना ही ले थाली में जितना व्यर्थ न जाए नाली में। तो मतलब क्या है कि भोजन उतनी मेहनत से बनाया जा रहा है, एक एक गेहूं का जो दाना है वो इतनी मेहनत से उगाया जा रहा है। तो बिल्कुल ध्यान रखें कि भोजन को वेस्ट ना करें। देखिए, अब हम देखते हैं कि खाद्य मील या फूड माइल क्या होता है। खाद्य मील मतलब क्या होता है, देखिए खाद्य मतलब भोजन और मील मतलब क्या होता है, दूरी। गेहूं या किसी अन्य खाद्य पदार्थ के थैले द्वारा उत्पादक से उपभोक्ता तक तय की गई कुल दूरी, मतलब उत्पादक से मतलब किसान से लेकर उपभोक्ता, जो हम खाना खा रहे हैं, हमारे तक पहुंचने में जो दूरी तय की जाती है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है खाद्य मील। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि खाद्य मील को कम करना महत्वपूर्ण है। देखिए इससे क्या होता है, इससे लागत भी बढ़ती है और क्या होता है, अगर हम इसको कम कर देंगे तो क्या होगा, जो हमारी परिवहन के दौरान जो लागत लग रही है, जो जितना पैसा खर्च हो रहा है, देखिए जितना पैसा खर्च होगा उस फूड का जो प्राइस है वो उतना ही ज्यादा हाई होगा। तो परिवहन के दौरान क्या करना है, हमने इसकी लागत कम करनी है। और ये किस चीज में सहायता करता है, प्रदूषण को कम करने में भी सहायता इससे मिलती है। अब देखिए क्या होता है, स्थानीय किसानों के व्यवसायों को सहायता मिलती है। मतलब क्या है, अगर हम डायरेक्ट जो अगर हम किसान से ही अगर हम मान लीजिए गेहूं खरीद लेते हैं तो क्या होगा, वो किस किस प्रोसेस से बच जाएगा, वो दुकान में जाने से, वहां पर आटा बनने से, उसके पैकेट बनने से, इतनी प्रोसेस क्या हो जाती है वहां पर कम हो जाती है। तो इससे क्या होता है, स्थानीय किसानों के व्यवसायों को में सहायता मिलती है। और हमें कैसा भोजन मिलता है, अधिक ताजा और स्वस्थ रखता है। अधिक ताजा भोजन, देखिए अगर हम गेहूं खाते हैं तो गेहूं के बारे में कहा जाता है कि जो पिसा हुआ गेहूं है वो हमें 15 दिन के अंदर ही, मतलब इतना ही गेहूं पिसवाना चाहिए जो 8 दिन या 15 दिन ही चले। लेकिन क्या होता है, जो हम पैकेट दुकान से लेते हैं उसमें एक्सपायरी बहुत बहुत ज्यादा महीनों की होती है। तो ये उतना हाइजीनिक नहीं होता है जितना कि हम गेहूं जो खुद पिसवाते हैं वो हमारे लिए अच्छा होता है। तो इसके लिए क्या है कि अधिक ताजा और स्वस्थ रहने के लिए हमें ऐसा भोजन लेना चाहिए जो क्या हो, फ्रेश हो। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हमने पोषक तत्वों के बारे में समझा और ये किस प्रकार से हमें भोजन घर में मिलता है उसके बारे में भी हमने समझा। ये हमने हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट किया, चैप्टर 3, उचित आहार स्वस्थ जीवन का आधार। आई होप वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों को भी वीडियो के बारे में पता चल सके और उनकी पढ़ाई भी अच्छी हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। जय हिंद, जय भारत।